हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। और मेरे को ये रेगुलर क्लास में स्टार्ट तो करना ही करना था, उसमें कोई दो दिक्कत तो है नहीं। चलिए सर, कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, तो कंपनी की अगर मैं बात करूं ना, सिंपल सी बात अगर हम करें तो जो लॉ होता है ना, कोई भी लॉ हो, मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं तो चलिए कंपनी लिख लेते हैं। और कोई भी लॉ हो, पहले हमें इसके डेफिनेशन या मीनिंग जिसे कहते हैं ना हम सिंपल वर्ड में कि सर मीनिंग है ये, तो मीनिंग जितने भी गिवन होते हैं ना हमेशा सेक्शन 2 में गिवन होता है, ठीक है ना। सेक्शन 2 में किसी भी लॉ का, आपने इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो जैसे कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2H था, फिर 2A 2B, सभी का डेफिनेशन कुछ ऐसा है। दूसरा, हमें मार्क्स को लिखने के लिए या मार्क्स को तैयार करने के लिए कैसे काम करना होगा, बड़ी सीधी सी बात है। कुछ बच्चों का सबसे मेजर जो इशू रहेगा ना, चैप्टर अभी स्टार्ट करने से कुछ बातें बता दूं कि सर हमें सेक्शन लिख के आने हैं क्या एग्जाम में, मैंडेटरी है। बहुत सारे यहाँ पे मिथ्य है, बहुत सारे लोग अपनी मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं। तो मैं कहूंगा सेक्शन नहीं लिख के आते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप सेक्शन को याद करिए चाहे याद मत करिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी सच्चाई भी सुन लो, अगर आपको सेक्शन याद है ना तो कंटेंट अपने आप याद हो जाता है। यानी याद करने का तरीका, आसान तरीका मेरे से पूछो ना, सर याद करने का कोई आसान तरीका बताओ, मैं कहूंगा सेक्शन के साथ याद करो ना तो उसका मजा अलग आएगा। और हम क्लास में कोशिश करेंगे कि एक भी सेक्शन ना बचे, सारे सेक्शन हमें लर्न हो जाए क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो जितने भी डेफिनेशन है कहां पे गिवन है, आपके सेक्शन 2 में। अब कई बार सेक्शन 2 के अंदर ना डेफिनेशन कुछ इस तरीके से गिवन होता है ए, और कई बार डेफिनेशन गिवन होता है 1, ठीक है। जैसे कंपनी की डेफिनेशन के लिए सहारा लिया गया सेक्शन 220। तो 2 के बाद जो सेक्शन लगता है ना, इसे हम कई बार सब सेक्शन कह देते हैं और कई बार क्लाउज कह देते हैं। तो 2 सब सेक्शन 20 या 2 क्लॉज 20। अब सर कई बार का मतलब क्या है, थोड़ी सी बातें हम जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं 3 और 1 है तो मैं इसे पढ़ूंगा 3 सबसेक्शन 1, लेकिन 2 और 1 है तो मैं इसे पढ़ूंगा 2 क्लाउज 1। यानी सेक्शन 2 में डेफिनेशन गिवन होता है तो सिर्फ सेक्शन 2 के साथ जब भी लगेगा तो उसको क्लाउज पढ़ते हैं, और आगे बाकी कोई नंबर चेंज हो जाए 2 के अलावा, 1 3 4 5 6, मैंने कहा जी 6 और 1 कह दिया तो ये 6 सबसेक्शन 1 हो जाएगा। और यहां पे क्या पढ़ेंगे, क्लाउज। एक थोड़ा सा पढ़ने का है सर, ABCD और ये 1 2 3 की क्यों देते हैं। अगर मैं ABCD की बात करूं ना तो ABCD अल्फाबेटिकल इतने तो है नहीं हमारे पास, लेटर Z तक ही लेटर है। तो जिस लॉ के अंदर डेफिनेशन कम होते हैं वो यूज क्या करते हैं, सेक्शन 2
A2B, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2A 2B 2C 2D 2H इस तरीके से, तो इतने ज्यादा नहीं थे, आपने कहीं नहीं देखा होगा 2X आ गया 2Z आ गया, नहीं देखा होगा। लेकिन जिसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कंपनी एक छोटा सा लॉ नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत छोटा लॉ था, कंपनीज एक्ट एक बहुत बड़ा और डिटेल लॉ है, तो इसके अंदर बड़े सारे नंबर है, तो इसलिए बोला ABCD से काम नहीं बनेगा भैया, यहां पे चलेगा 1 2 3 4, टोटल यहां पे आई थिंक 74 या 76 टोटल डेफिनेशंस है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं एक बार को, तो इसलिए वहां पे नंबरिंग चलता है 1 2 3 4 5 6 बेसिक चीजें। तो आपको एग्जाम में सेक्शन लिख याद हो तो लिख के आइए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ गलत सेक्शन कोट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये चीजें फैक्ट है। आपने कंटेंट सारा ठीक लिखा लेकिन अंदर सेक्शन गलत कोट कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो चलिए कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन आपका जो गिवन है बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन गिवन है, और डेफिनेशन अगर बात करें तो अब एक होता है हमारा स्टैच्यूटरी डिफाइन, स्टैच्यूटरी का मतलब होता है जो कानून जो लॉ के अंदर होता है, प्रोविजंस होते हैं, लॉ ने डिफाइन किया है, और इस डेफिनेशन को दो तरीके से डिफाइन किया जाएगा। एक तो लॉ बोल देता है, जिसने कानून लिखा था भैया सेक्शन इसमें ये लिखा हुआ है, जब इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, जब क्लियरिटी नहीं मिलेगी, देखो इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, आप भी देखोगे तो कहोगे, कहता है कि कंपनी का मतलब क्या है, 2013 एक्ट है, कहता है कंपनी का मतलब सर है मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है बनना, यानी सर लॉ कहता है कंपनी का मतलब वो है जो कि इस कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन करा ले उसे कंपनी बोलेंगे। किस कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन करा ले सर, कंपनी एक्ट 2013। ये कोई बात थोड़ी ना हुई भैया, मैं पूछूं कंपनी क्या है, आपने बोला कंपनी एक्ट में जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसे क्या बोलेंगे हम, कंपनी। तो सीधी सी बात होगी, तो याद ही हो गया आपको। फिर बोलता है कि सर ऐसा नहीं है सिर्फ इसी लॉ में रजिस्ट्रेशन हो, अगर कोई पुरानी कंपनी है जिसने पुराने लॉ में रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसको भी हम कंपनी बोलेंगे। सर पुराना लॉ क्या है, ताजा ताजा आपको याद होगा 1956 हुआ करता था, पहले कहीं किसी के पास पुरानी बुक होगा तो 1956 का जिक्र किया जाता था। यानी कंपनी की डेफिनेशन क्या कहता है, कौन से सेक्शन में कहता है सर, 220 कहता है। सेक्शन 220 क्या कहता है, कंपनी का मतलब जिसने अपने आप को कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करा दिया या एनी प्रीवियस लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया उसे क्या बोलेंगे, कंपनी। ये डेफिनेशन ना थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिल रही भाई, ये तो सिंपल सी बात हो गई है ना। अब याद में इसमें याद भी करने की क्या जरूरत है, एग्जाम में आएगा, अगर डेफिनेशन आता है 4 नंबर का है 2 नंबर का, ये 2 लाइन लिख के होगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। लॉ के अंदर कोई बना के या फिर ऐसे करके वैसे करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लॉ में इतना ही लिखा है भाई, अब 5 नंबर की थ्योरी आ जाएगी। बहुत बच्चे सोचेंगे नंबर नहीं मिलेगा, लिख देंगे कंपनी वो है जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है या एनी प्रीवियस लॉ में रजिस्ट्रेशन है, दैट इज फिनिश। तो अगर ये डेफिनेशन भी लिख के आते हो 100% आपको नंबर मिलने वाला है। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं तो मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअल क्या है। तो कंपनी की डेफिनेशन देने में बहुत लोगों का हाथ था, बहुत लोगों ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया, जिसमें से मुझे एक सबसे बढ़िया डेफिनेशन लगता है प्रोफेसर हैने का, जो आपके 12th क्लास के अंदर कंपनी लॉ की किताब में भी मिल जाता है। वो डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर हैने क्या कहते थे। प्रोफेसर हैने का कहना था कि भाई कंपनी क्या होता है, अगर हम बात करें प्रोफेसर हैने का कहना था, अब ये प्रोफेसर है क्या, हर किसी का जब डेफिनेशन ड्राइव होता है ना, तो डेफिनेशन जब बनाते हैं तो कोई ना कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ उसके अंदर अपने थॉट्स डालता है। जैसे कि आपने साइंस में या फिर आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, टेलर का डेफिनेशन है, और भी बहुत सारे हैं जिसके की डेफिनेशन गिवन होते हैं। तो जो आपके थॉट्स होते हैं ना उसके हिसाब से बताते हो। तो ऐसे ही एक प्रोफेसर हैने हैं जिन्होंने डिफाइन किया था कंपनी को, और उन्होंने बोला कंपनी भैया एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब देखेंगे क्या होता है, कहता है कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएटेड बाय लॉ है। ये बात तो ठीक कही इन्होंने, क्रिएटेड बाय लॉ यानी 2013 से ही तो बना है ये, और 13 से पहले भी था या नहीं था, था सर, किसमें था 1950, उससे पहले था या नहीं था, उससे पहले भी था सर, लेकिन इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन कहता है कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, समझना पड़ेगा। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी आपको 12th क्लास के अंदर 11th क्लास में स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, बिजनेस अलग है और ऑनर
दोनों अलग है, इसी को तो सेपरेट एंटिटी कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कहते हैं। तो इसने बोला कि भैया कंपनी की भी सेपरेट एंटिटी होती है विद द परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन क्या होता है सर, इसको भी समझना पड़ेगा। और कॉमन सील, इसको भी समझना पड़ेगा। यानी इन सारी बातों को जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ, इन बातों को एक एक करके समझ लेना तो डेफिनेशन हमारा खत्म हो जाता है कंपनी का। तो अगर मैं बात करूं इन सभी बातों को कि इनका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की बात करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है सर, आप देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है जैसे एक रोबोट है। अब इस रोबोट को एक मैंने सिंपल सा ले लिया एग्जांपल। आर्टिफिशियल मतलब एक व्यक्ति तो है और वो सारे काम व्यक्ति के जैसा करेगा, लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल पर्सन नहीं है, उसके अंदर जान नहीं होगा, मतलब बनाया हुआ है। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है सर कि अगर कोई कंपनी, जैसे मान लेते हैं एक XYZ है, XYZ लिमिटेड है सर, और इसका ऑनर मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी है। तो आपको पता है कि ये कंपनी और ये दोनों आपस में क्या क्या है, अलग है। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो आप मुकेश अंबानी के ऊपर केस करोगे या फिर आप कंपनी के ऊपर केस करोगे उसके। मान लेते हैं जियो का ही एग्जांपल ले लूं। अगर जियो का आपने रिचार्ज कराया और जियो का रिचार्ज कराने के बाद आपका रिचार्ज नहीं हुआ, तो आप जियो के ऊपर क्लेम करोगे। ऐसा थोड़ी है मुकेश अंबानी के घर में घुस जाओगे आप, तो आप किसके ऊपर क्लेम करोगे, जियो का। मतलब इसके ऊपर केस कर रहे हो, अब बताओ इसको फांसी दे दिया जाए क्या, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो बोला गया भैया इस डेफिनेशन से, इस मीनिंग से बताना चाहते हैं प्रोफेसर है ने कि कंपनी ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब लॉ के द्वारा, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है और एक पर्सन के तरीके से काम करेगा कंपनी हमारा। इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने कहा क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, हैविंग सेपरेट एंटिटी। सर सेपरेट एंटिटी का मतलब इसका अस्तित्व एक अलग होता है, सेपरेट एंटिटी, जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके ऊपर, सेपरेट लीगल एंटिटी। कई बार ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है बताओ, 10 नंबर का, 15 नंबर का, और एक बार नहीं ढेरों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब तो हमने बस यही पढ़ा है कि मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी, और मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी, इन दोनों कंपनी की अगर बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो सर यही होता है कि मालिक अलग है और कंपनी अलग है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, और 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे। तो अब ये जो है, आप मुझे बताइए, ये मालिक अलग है और ये अलग है, ये कभी ना कभी तो किसी ने बनाया ही होगा इस लॉ को, तभी तो चला रहा है। तो एक जजमेंट है 1897 का, 1897 का जजमेंट है, वहां पे इंग्लैंड, क्योंकि देखो उस टाइम पे जो जितने लॉ है ना, बेसिकली कंपनी लॉ हो चाहे कुछ भी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने अगर कोई हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत पुरानी चीजें, तो ये ज्यादातर इंग्लिश यानी यूके से ज्यादा ड्राइव हो गया है। तो यूके के अंदर ही क्या था, यूके के अंदर ना पाउंड चलता है ना, पाउंड चलता है वहां पे। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, और वहां पे पाउंड चलता है। तो यूके के अंदर क्या था, एक सालोमन, जैसा कि आप देख रहे होगे, सालोमन वर्सेस सालोमन का केस आया। ये क्या करा करते थे, ये ना शूज बनाया करते थे, किसके लिए, मिलिट्री के लिए, जो वहां के आर्मी फौज से ना, तो सालोमन का काम क्या था, वो जूते बनाया करता था उनके लिए। स्टार्टिंग में इनका बिजनेस इतना नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब बनाने लगा, तो जब फौज को पहनाया गया इनके शूज, कई बार टेस्ट भी किए गए, तो पाया गया कि इनके जूते वाकई में टिकाऊ है और बहुत मतलब हेल्प कर सकता है हमारे फोर्स को। तो इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, और ये अकेले बेचारा बनाता था और अकेले बेचता था, जितने भी ऑर्डर आए अकेले बनाता था। काइंड ऑफ मैं कह सकता हूं मोची थे ये, ठीक है ना। तो सालोमन जो क्या था हमारा, जो जूते बनाने का काम किया करते थे। हुआ ऐसा कि इन्होंने सोचा कि यार हमें काम कर रहे हैं तो क्यों ना कंपनी को बड़ा किया जाए। तो इनका अभी पता है क्या था, सोल प्रोप्राइटर था, सोल प्रोप्राइटर, इनका सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर समझते हैं ना, मालिक हम ही है, सब कुछ हम ही देखेंगे।
इसने बोला कि हम कंपनी बनाएंगे, तो इन्होंने बनाया सालोमन वर्सेस सालोमन, यानी सालोमन एंड कंपनी बनाया। सालोमन इनका नाम है, सालोमन कंपनी बनाया। तो सर कंपनी बनाने के लिए जो इनका सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस था ना, जो इनका सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस था, कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस को इस कंपनी के अंदर मिलाना पड़ेगा। आप सभी ने एमलगमेशन तो पढ़ा ही है कि इसका ये पहले से बिजनेस है, तो इसको इसके अंदर सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको सारी चीजें, तभी तो ये कंपनी बन पाएगा। और इस बिजनेस को जब खरीदेगा तो ये इस बिजनेस के बदले पेमेंट करेगा, ऐसा कुछ कहानी होना चाहिए, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस बिजनेस को खरीदने के लिए इस कंपनी ने 39,000 पाउंड की बोली लगाई और इस कंपनी को एक्वायर कर 39,000 पाउंड बना के इस कंपनी को क्या करा, एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद इस कंपनी ने क्या करा, इस कंपनी की एंट्री 9,000 तो पाउंड इनको दे दिए गए, 9,000 पाउंड दे दिए गए और बाकी के 30,000 के यहां पे अलग अलग कर दिए गए, दो टुकड़े। यानी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आ चुका है वो कितने का आ चुका है, 30,000 पाउंड के, जिसमें से इन्होंने 20,000 शेयर और 10,000 डिबेंचर रखा। 20,000 शेयर और 10,000 क्या रखा इन्होंने, डिबेंचर रखा। कंपनी फॉर्मेशन हो गया। और ये जो शेयर दिए ना, पता है किसको दिए, अपने फैमिली वाले को, क्योंकि शेयर्स कंपनी होता है ना तो 7 मेंबर की जरूरत होती है, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो किसी भी लिमिटेड कंपनी के अंदर 7, तो एक ये खुद हो गया, दूसरे नंबर इसकी वाइफ और 4 इसके बेटे और एक इसकी बेटी, सभी को एक एक शेयर दे दिया, यानी पूरा परिवार इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन गया। और इसने क्या करा, डिबेंचर इशू कर दिए और डिबेंचर सिक्योर्ड इशू कर दिए। तो सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि इस डिबेंचर के अगेंस्ट जितने भी एसेट्स थे उसने यहां गिरवी रख दिए। कंपनी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलना चालू हो गए थे, कंपनी ठीक ठाक चलने लगी। अब कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर हैं, 7 है। कौन है, वो है उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और एक उसकी बेटी। और कंपनी ने 20,000 के शेयर दिए थे और 10,000 के क्या दिए थे, डिबेंचर। और डिबेंचर भी किसको इशू कर दिए हमने, खुद को ही। डिबेंचर 2 तरीके के, और लाइबिलिटी 2 तरीके का हो सकता है सर, एक हो सकता है सिक्योर्ड और एक हो सकता है हमारा अनसिक्योर्ड हो सकता है ना। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्या फर्क है कि जब कभी भी कंपनी इंसॉल्वेंट होता है, कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, तो सबसे पहले सिक्योर्ड वाले का पैसा लौटाया जाएगा, फिर किसका लौटाया जाएगा, अनसिक्योर्ड। अगर पैसे बचेंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझे बात, मैं समझाता हूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। मान लेते हैं मेरे पास डेट भी 10,000 का है, ठीक है ना, 10,000 और प्लस 7,000 रुपए का, ये मेरा क्रेडिटर है। और ये मेरा मान लेते हैं डिबेंचर है। तो कंपनी का कर्जा कितना हो गया टोटल, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी कितने का हो गया टोटल, 17,000 का हो गया ना। अब कंपनी इंसॉल्वेंट हो रहा है, कंपनी ने अपने एसेट्स बेच दिए और एसेट्स जो है ना वो 12,000 रुपए के बिके, तो कंपनी इस 12,000 ही तो बांटेगी इनमें। तो कंपनी इस 12,000 को, क्योंकि डिबेंचर हमारा सिक्योर्ड है, तो 12,000 सारा का सारा पहले इसको दे देगी, यानी इसके 10,000 पहले कैंसिल, और इसको कितने मिलेंगे, सिर्फ 2,000। ये बोलेगा भाई मेरे बाकी के 5,000, बोलेगा सॉरी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अनसिक्योर्ड हो, लॉ यही कहता है पहले सिक्योर्ड वाले को दो फिर अनसिक्योर्ड वाले को दो। कहानी समझ में आ रही है आपको। ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे कंपनी के 30,000 थे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और इन्होंने जब काम स्टार्ट किया, बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चल ही रहा था। इनके पास ना 7,000 रुपए का, इन्होंने पाउंड का 7,000 पाउंड का इनका क्रेडिटर भी था। भाई अब जमाने की बात मैं करूं 1897, उस टाइम पे पाउंड 7,000 बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करते थे, उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था ये। तो इस टाइम के हिसाब से कंपनी सोचो कितनी बड़ी कंपनी रही होगी। तो 7,000 के क्या थे इसके क्रेडिटर, 10,000 के इसके क्या थे डिबेंचर, और बाकी 20,000 के इसके क्या थे शेयर्स। ये सिनेरियो चल रहा था कंपनी के अंदर सारा। धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बीता और कंपनी के लॉसेस आने चालू हो गए, प्रॉफिट के जगह पे लॉस आना चालू हो गया। सालोमन ने डिसाइड किया यार कंपनी बंद कर दे।
जब कंपनी बंद करने का इन्होंने डिसीजन लिया था सालोमन ने कि भाई कंपनी को बंद कर देते हैं, तो कंपनी जब सालोमन ने कंपनी बंद करने का फैसला लिया तो इसने सबसे पहले क्या करा, अपना जितना भी एसेट्स था उस एसेट्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया साहब। और सारे एसेट्स जब इसने बेचे ना तो मात्र इनके सारे के सारे एसेट्स कितने के बिके, 6,000 के बिके। बस सारा 6,000 रुपए में बोल रहा हूं, कई बार आप एग्जाम के अंदर पाउंड बताना है, ठीक है ना। कितने के बेच पाया, 6,000। और कंपनी के ऊपर डेट वही था 20,000 और प्लस 7,000 का क्या था, सॉरी 20 मैंने बोल दिया, 10,000 का डिबेंचर था डेट और 7,000 का क्या था, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होंगे, सिक्योर्ड होंगे अनसिक्योर्ड होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे, और ये क्या होगा, सिक्योर्ड। और सिक्योर्ड डिबेंचर, जो मजे की बात है ना, जो सिक्योर्ड डिबेंचर था पता है किसने लिया था, इन्होंने अपने फैमिली वालों को ही दे रखा था। यानी सालोमन के परिवार के पास शेयर्स भी है और सालोमन के परिवार के पास क्या है, डिबेंचर भी है। और बाहर वालों ने जो इसको उधार रॉ मटेरियल वगैरह दे रखा है, क्रेडिटर है। तो सालोमन ने बोला भैया यार कंपनी बंद हो गई है, एक काम करते हैं सारा का सारा लाइबिलिटी खत्म करके हम बस छुट्टी करें इसको, कहानी को। तो उसने क्या करा, जब एसेट्स 6,000 बिक रहे थे तो ये क्या बिके थे, इसके सारे एसेट्स। उसने ये सारा का सारा एसेट्स उठा के और ये डिबेंचर होल्डर को दे दिया। किसको दे दिया इसने, सारा एसेट्स उठा के डिबेंचर होल्डर को जाके दे दिया। जब डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर कौन है, सालोमन के परिवार ही है। इन बेचारों ने बोला भैया मेरे को पैसा कब मिलेगा, बोला देखो 6,000 थे वो तो डिबेंचर होल्डर के पूरे नहीं हुए तो तुम्हारा नंबर क्या आएगा। तो जो दूसरे पर्सन थे क्रेडिटर, उसको बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। और गुस्सा क्या है यार, ये तुम्हारे पास ही तो थे डिबेंचर, तो तुमने ही पैसे ले लिए, ये तो बेच बाच के एसेट्स को हमें तो दे दो, हम तो बाहर वाले हैं। इसने बोला ऐसे नहीं होगा। तो जो दूसरा पर्सन था उसने क्या करा, केस कर दिया, कोर्ट में जाके केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस कर दिया इनके ऊपर कि भैया ऐसा हुआ है, जज साहब को बोला कि इन्होंने एक कंपनी बनाई, कंपनी में डिबेंचर भी खुद को दे रखा है, शेयर भी खुद को दे रखा है, और एसेट्स बेचा और बोला पहले डिबेंचर को मिलना चाहिए और खुद ही ले गया। पैसे तो इसी के जेब में, देख लो इनके पास, हमारे पैसे तो मिले ही नहीं। कोर्ट ने कहा, कोर्ट का जजमेंट आया उस दिन कि भैया कंपनी अलग होता है और ऑनर अलग होता है। और यहां पे सालोमन ने सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करके काम किया। कोई ऐसा नहीं किया कि इसने किसी रूल को तोड़ा है। तो सॉरी क्रेडिटर, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और ये पैसे किसके हक में जाएगा, डिबेंचर होल्डर के। वहां से क्रिएट हो जाता है कि अच्छा कोई सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है। तो आपके एग्जाम में 10 नंबर का सवाल आ जाए तो ये पूरी कहानी लिख के आनी होगी। ये रियल कहानी आपके हर किताब में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं जिसके ऊपर हमें समझाया जाता है। तो एक सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट सालोमन वर्सेस सालोमन का केस आ जाता है। अच्छा सर, इसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेशन की, हम डेफिनेशन पे दोबारा आ जाते हैं। तो डेफिनेशन पे अगर हम आ जाएं दोबारा से, तो डेफिनेशन क्या कहता था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी अलग होता है और लॉ अलग होता है, क्रिएटेड बाय लॉ है। सेपरेट एंटिटी क्या है, सेपरेट एंटिटी भैया बिजनेस अलग होता है, मालिक अलग होता है। कौन कहता है, एक केस है, जो कौन सा केस था, सालोमन वर्सेस सालोमन। इसके बाद विद परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन क्या होता है, परपेचुअल ससेशन होता है कि जैसे मान लो एक XYZ है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी के अंदर 3 शेयर होल्डर है, मान लेते 5 शेयर होल्डर या 7 शेयर होल्डर, 3, 4, 5, 6 और एक 7 शेयर होल्डर है। और ये सातों के सातों घूमने के लिए निकले हैं। ये सातों के सातों मान लो घूमने के लिए निकले हैं, सातों शेयर होल्डर। अब ये सातों के सातों घूमने के लिए निकले हैं और मान लिया जाए एक दुर्घटना हुई कि इस कार का, जिस कार के अंदर ये बैठे हुए हैं, इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में ये सातों के सातों
नहीं बचते, क्या हो जाता है इनका, डेथ हो जाता है सातों को सातों। अब शेयर्स किसके पास है, इनके पास है भाई। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर थे क्या हो गए, मर गए, कंपनी के शेयर होल्डर मर गए। जब कंपनी के शेयर होल्डर मर गए तो अब भाई इस कंपनी का क्या होगा, तो अब भाई कंपनी के जब शेयर होल्डर मर गए ना, तो जितने भी इसके पास शेयर थे, इसके शेयर सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, किसके नाम पे, इसके नॉमिनी के नाम पे। सेम प्रोसीजर हर जगह चलने वाला है सर, इसके शेयर भी ट्रांसफर हो जाएंगे किसके नाम पे, नॉमिनी, इसके भी शेयर किसके नाम पे, नॉमिनी। हर किसी के शेयर कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके नॉमिनी। अगर मान लो नॉमिनी नहीं हुआ तो उस शेयर्स का जो भी पेमेंट कर देगा, जो भी लीगल उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो जिसके देख रेख में, चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना हो, उसके नाम पे दे देगा। अगर नॉमिनी नहीं है तो देखेगा भैया इसके सबसे ज्यादा क्लोज और सबसे ज्यादा वफादार कौन है, उसको दे देगा जाके वो शेयर, ठीक है ना। अब ये सारा शेयर, क्या कंपनी हमारी बंद हो गई क्या, कंपनी के सारे शेयर होल्डर तो मर गए, क्या कंपनी हमारी बंद हुई क्या, नहीं। तो ऐसा काम जो कि कभी रुक नहीं सकता, जो कभी रुक ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं परपेचुअल। और ससेशन का मतलब कभी खत्म नहीं हो सकता, ससेशन का मतलब होता है खत्म होना। तो परपेचुअल ससेशन क्या कहता है सर, परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है कि वो जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। तो प्रोफेसर हैने कहते थे कि कंपनी क्या है सर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और सेपरेट लीगल एंटिटी है विद परपेचुअल ससेशन, जो कभी मर नहीं सकता कंपनी, ठीक है। परपेचुअल ससेशन के कुछ डेफिनेशन है, जैसे लिखा हुआ इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, मेंबर कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, शेयर हेल्ड बाय हिम वेस्ट इन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस नॉमिनी, जो भी नॉमिनी एग्जिस्ट कर रहा होगा, सिमिलरली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, मेंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिमसेल्फ वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी, जो ऑफिशियल असाइनी होगा उसको दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, डेथ के केस में नॉमिनी, और अगर डेथ हो जाता है इंसॉल्वेंसी के केस में, तब भी उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, यानी कंपनी खत्म होने वाली बात। इसके बाद कॉमन सील की बात करते हैं। कहते हैं सर इसका ना एक कॉमन सील होता है। कॉमन सील क्या है सर, कॉमन सील आपके सामने दिख रहा होगा कि सर कॉमन सील क्या होता है, स्टैंप को कॉमन सील कहते हैं। जो आपने देखा होगा हर जगह पे भैया स्टैंप होता है, उसे कॉमन सील कहा जाता है, ठीक है ना। हम नॉर्मली इसको स्टैंप के नाम से जानते हैं, मोहर के नाम से जानते हैं, और लॉ के अंदर इसको बोला जाता है कॉमन सील। सर इसका डेफिनेशन से क्या ताल्लुक है, हमें एक बात तो समझ में आ गया कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ भाई कंपनी अलग है, ऑनर अलग है। दूसरी बात, कंपनी सेपरेट एंटिटी है, ठीक है भाई साहब, अलग अलग है, सालोमन ने प्रूफ कर दिया। इसके बाद बोला कंपनी परपेचुअल ससेशन है, ये भी समझ में आ गया, कंपनी मरने वाला नहीं है। इसके बाद ये कॉमन सील क्यों आया, क्योंकि कंपनी अगर सेपरेट एंटिटी है, अगर आपने बोला सर XYZ लिमिटेड एक अलग कंपनी है, तो बट ऑब्वियस है अगर ये अलग कंपनी है और ऑनर अलग कंपनी है, तो आप इस कंपनी के, आपको अगर इस कंपनी ने कुछ भी दिया लिखित में, कुछ भी लिख के दिया कि मैं आपको ये चीजें देता हूं, आपने सामान खरीदा, कंपनी क्या कहती है, कंपनी की गारंटी मिली है, कंपनी की गारंटी। तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी व्यक्ति से आप पकड़ लो, बोलो कि भाई मेरे पैसे कब लौटाएगा बता, उसने बोला 2 महीने बाद दूंगा, बोलूंगा पक्का गारंटी दे रहा है, बोला दे रहा हूं, बोला लिख साइन कर, उससे पेपर पे साइन करा लोगे और आपको तसल्ली हो जाएगा 2 महीने बाद मेरे पैसे हो जाएंगे। सेम ऐसे कंपनी से बात करें, तो कंपनी से कोई सामान खरीदा, उसने बोला 1 साल की गारंटी है, तो कंपनी से बोलोगे भाई पक्का दे दोगे, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, वो बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा चुपचाप, उसका जो भी एजेंट होगा, जो भी उसको चला रहा होगा, वो यहां पे स्टैंप लगा देगा। अगर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगा हुआ है तो वो वैलिड है, अदरवाइज उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ये जो होता है ना कंपनी का सिग्नेचर है, एक तरीके से कंपनी का सिग्नेचर है। तो देखो डेफिनेशन में जो प्रोफेसर हैनी ने कहा, सारी बातों को ठीक कहा है। अगर हम देखें डेफिनेशन में क्या है, तो बड़ी सीधी सी बात है, डेफिनेशन में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और कौन बनाता है इसको, लॉ के अंडर बनेगा। डेफिनेशन पहले वाले क्या देखा, कंपनी जो कि लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, सेपरेट एंटिटी है। कैसे प्रूफ हुआ सेपरेट एंटिटी, सालोमन वर्सेस सालोमन केस से। परपेचुअल ससेशन, कंपनी कभी मरने वाला नहीं है भाई, चलता रहेगा। एक कॉमन सील है, कंपनी का अपना खुद का एक स्टैंप होता है, सिग्नेचर होता है, जो लगेगा तभी वैलिड माना जाएगा। सर इस डेफिनेशन को मैं इसलिए प्रायोरिटी कहता हूं कि एक डेफिनेशन से हमारे काफी सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं।
इसके बाद कंपनी क्या आता है, क्या सर फीचर क्या है, कंपनी का फीचर क्या है, तो जो अंडरलाइन किया है नंबर 1 फीचर, ये फीचर ही तो है कंपनी का कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 2 ये सेपरेट एंटिटी है, ये भी तो कंपनी का एक फीचर ही है, क्या है ये हमारा सेपरेट एंटिटी। परपेचुअल ससेशन, सर ये भी तो कंपनी का क्या है हमारा फीचर ही है। सर कंपनी का खुद का कॉमन सील होता है, तो ये भी क्या है हमारा फीचर। इस डेफिनेशन को याद जो भी जैसे कर लेते हैं, अगर हमें याद, वैसे तो याद हो ही गया है डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो 4 फीचर अपने आप हो जाता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी एंड कैरेक्टर स्केच, या फिर इसके फीचर्स बताइए। तो फीचर मैंने 4 यहां बता दिए, चारों फीचर को समझ लिया, जिसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसके कैरेक्टर स्केच या फिर फीचर की बात करते हैं। फीचर में सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, पहला फीचर है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। सर इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनना, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनना। आपने देखा होगा कई बार किसी चीज को बनाते हैं तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, भाई ऐसे कर नहीं वैसे कर, ये कर वो कर, इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन काम कर, उसके बाद फाइनली बोलता है अब ये बन के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब भैया कुछ बनाना चाह रहे हैं, और क्या बनाना चाह रहे हैं, कंपनी। तो कंपनी क्या है हमारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है काफी सारे लोगों को मिलाना, बहुत सारे लोगों को मिला के इकट्ठा करके कोई चीज बनाना है। क्योंकि कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी 7 लोग चाहिए, वैसे 1% कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन हमारा एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड एज एसोसिएशन के तौर पे ये रजिस्टर्ड हो जाती है। सर दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या, मुझे समझाने की जरूरत है क्या है, नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी के ऊपर केस भी किया जा सकता है और कंपनी भी केस कर सकता है। क्या कंपनी का तीसरा क्या है हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये भी अभी देख लिया, कौन सा केस लगाया था इसके ऊपर, लॉ सालोमन वर्सेस सालोमन। परपेचुअल ससेशन, सर ये भी देख लिया, कंपनी कभी बंद नहीं हो सकता। इसके बाद कॉमन सील्स, ये भी देख चुके हैं। अब इसके बाद करते हैं बात, सर लिमिटेड लाइबिलिटी क्या चीज है। लिमिटेड लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, सर लिमिटेड लाइबिलिटी होता क्या है, तो बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी, अब मान लो आप, ये आप हो और आपने मान लेते हैं जनता लिमिटेड का शेयर खरीदा, जनता लिमिटेड का शेयर खरीदा, और सर कितने शेयर खरीदे, आपने 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला एक शेयर खरीदा, ठीक है। कंपनी ने आपसे क्या कहा कि भाई साहब अभी मुझे 10 मत दो, मुझे अभी 8 ही दो। कंपनी ने कितने मांगे, 8 ही मांगे, तो आपने 8 पेड कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि कंपनी कम मांगता है, इतने सारे क्वेश्चन में हो सकता है पॉसिबल। कंपनी ने कितने मांगे आपसे, 8, यानी आप जैसे ही 8 रुपए देते हो आप इस कंपनी के क्या बन गए, मालिक। आप इस कंपनी के क्या बन गए, ऑनर, दैट इज आप इस कंपनी के ऑनर बन गए। तो भैया कंपनी के अंदर जो भी कुछ होने वाला है ना, कंपनी के अंदर कोई भी कुछ होगा, नुकसान फायदा सब आपको देखना पड़ेगा। कंपनी बंद हो गई और कंपनी के अंदर बहुत सारा कर्जा आ गया, मान लेते हैं 50,000 रुपए का कर्जा आ गया। भाई आप तो मालिक हो, क्या आप अपने घर से पैसे लेके दोगे या नहीं दोगे इसको। आपने कंपनी के अंदर कितने पैसे लगाए थे, 10 रुपए का शेयर लिया, लगाए कितने, 8। कंपनी नुकसान में चली गई, कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी बंद होने जा रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा 50,000 का। क्या आप अपने घर से 50,000 ला के दोगे कंपनी को या नहीं दोगे, बताइए, दोगे या फिर नहीं दोगे, नहीं दोगे 50,000। आप अपने घर से पैसे तो लाओगे लेकिन 50,000 नहीं लाओगे, आप लेके आओगे अपने घर से सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए, क्योंकि आपने इस कंपनी की हिस्सेदारी पूरी थोड़ी ना ले ली थी। क्योंकि लाइबिलिटी तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, अकेले इस आपकी थोड़ी बनेगी। आपकी जिम्मेदारी 10 रुपए तक की है। तो आपकी लाइबिलिटी कंपनी की 50,000 है, लेकिन आपके ऊपर लाइबिलिटी कितना है, सिर्फ और सिर्फ, तो कह सकते हैं कंपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होता है शेयर होल्डर पे, उसके शेयर होल्डर पे क्या होता है हमारा, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो क्या ये एक कंपनी का फीचर हो गया एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का क्या है हमारा, ये फीचर है, कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्लियर हो आपको, लिमिटेड लाइबिलिटी। आपको देखो पढ़ना थ्योरी आपने है, याद आपने करना है, मैं चीजों को बताऊंगा, मेमोराइज मैं कर सकता हूं, बाकी याद आपको करना है। कॉमन सील हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफर फ्रीली,
ट्रांसफर फ्रीली। सर ये चीजें ना हमने देखा था, मर गए थे ये सब। इसके शेयर किसको गया था? इसके नॉमिनी को। तो जब कभी भी हम शेयर मान लेते हैं एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पास कोई भी शेयर पड़ा हो, तो ये इजीली अपने शेयर को सोल्ड कर सकता है। सोल्ड करने को ही क्या बोला जाता है? ट्रांसफर करना। तो एक कंपनी का फीचर है कि आप अपने ओनरशिप किसी को भी दे सकते हो। तो ट्रांसफर फ्रीली है। फ्रीली मतलब कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। ये ट्रांसफर फ्रीली की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंपनी के अंदर होता है, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं होता। जब हम काइंड ऑफ कंपनी पे आएंगे तो देखेंगे सर। ठीक है, ये कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक होता है सेपरेट प्रॉपर्टी। सर सेपरेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स। आपको जैसे आपकी एक कंपनी है, मान लेते हैं आपकी कंपनी XYZ लिमिटेड आपकी कंपनी है। अब कंपनी के पास कुछ एसेट्स होंगे ना। अब मान लेते हैं, आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास ना कार होता है। तो कार जब खरीदने जाते हैं ना, तो वहां पे मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसको। यानी उसके अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके नाम पे नहीं होगा तो आपकी नहीं मानी जाएगी, जिसे आरसी के नाम से हम जानते हैं। अगर स्कूटी हो चाहे मोटर व्हीकल्स हो, तो वो आरसी आपने खरीदा है तो आपके नाम पे होता है। लेकिन अगर कंपनी ने अपने यूज के लिए रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में जितने भी मोटर कार होगा ना, वो XYZ लिमिटेड के नाम पे होगा। अब मान लेते हैं ओला है, उबर है, इनके पास इतने सारे कार हैं। तो ये किसका कार है? आप ओला का कार है। ओला एक कंपनी सेपरेट है। तो वो सारे कार का जो ऑनर होगा, बहुत सारे तो चलो रेंटेड भी होते हैं, जो कार का ऑनर होगा, अगर जो भी उसके अपने टैक्सी होंगे, वो किसके नाम पे होगा? ओला कंपनी के नाम के, ना के उसके ऑनर के नाम पे होगा। समझे बात? तो कंपनी के सारे क्या होते हैं? अपने सेपरेट प्रॉपर्टी होगा कंपनी का अपना। ये भी क्या है? कंपनी का फीचर। ठीक है ना? मतलब कंपनी के नाम पे एसेट्स खरीदा जा सकता है। इसके बाद कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड। स्यू का मतलब होता है केस कर देना, केस कर देना। और आप केस करोगे तो आपके ऊपर भी तो हो सकता है ना केस। तो कंपनी किसी पे केस भी कर सकता है और कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं केस करूंगा मेरे ऊपर कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि कंपनी क्या है? हमारा सेपरेट एंटिटी है। ढेरों सारे एग्जांपल देखोगे कंपनी के ऊपर किसने केस कर दिया। जैसे मान लेते हैं कुछ एक कंपनी है, जैसे किसी के साथ फ्रॉड हो गया, उसने क्या करा? उसके ऊपर मानहानि कर दिया या कोई केस मुकदमा दर्ज कर दिया, और कंपनी वो केस को लड़ रही होती काफी टाइम तक। जैसे कि इनकम टैक्स ने वोडाफोन के ऊपर केस कर रखा है, क्या कि मेरे टैक्स के पैसे नहीं दे रहा, तो इनकम टैक्स ने केस कर रखा है। फिर वोडाफोन ने भी इनकम टैक्स पे केस कर दिया कि भैया मेरे झूठे बता रहा है, ये मेरे ऊपर ऐसे बोल रहा है। तो ये केस चलता रहता है। तो कंपनी जो है ना, कैपेसिटी है, कंपनी के पास पावर है कि कंपनी टू स्यू और बी, मतलब कंपनी केस कर भी सकता है और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। तो ये क्या थे हमारे कंपनी के? एक बार फटाफट से फीचर देखो। फीचर्स में क्या था कंपनी के? एक बार पढ़, इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ पॉइंट बोलने का बच्चा पॉइंट पॉइंट लिख के आ जाए तो वो बचपन वाली बात नहीं करना, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट लिख के आ जाए। ये अब आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है ना? तो पहला क्या है? कंपनी का मीनिंग। कंपनी का मीनिंग क्या है? कंपनी वो है जिसने कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा हो या फिर उससे प्रीवियस लॉ में रजिस्ट्रेशन करा रखा है कंपनी। ये कौन सा डेफिनेशन था? ये आपका स्टैट्यूटरी डेफिनेशन था आपका, जो कि आपके लॉ में मेंशन है। दूसरा भैया प्रोफेसर हैनर ने बताया, कंपनी इज आर्टिफिशियल कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद सेपरेट एंटिटी और परपेचुअल सेसेशन एंड कॉमन सील, जो कि प्रोफेसर हैनी ने बताया। वही क्या बन जाता है सर? हमारा फीचर बन जाता है। फीचर में क्या है? कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, एसोसिएटेड है, बहुत सारे पर्सन को मिलकर बनाया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक अलग व्यक्ति है जो कि अपना अलग काम करती है। सेपरेट लीगल कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर सालोमन वर्सेस सालोमन, कंपनी अलग होता है, ऑनर अलग होता है, इस केस ने प्रूव कर दिया।
परपेचुअल ससेशन है सर, कंपनी कभी मर नहीं सकते, उसके सारे के सारे मेंबर मर जाए, उसके शेयर उसके किसी न किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आपकी कंपनी में 10 रुपए की हिस्सेदारी है तो आपका कर्जा भी लाइबिलिटी भी कितना बनेगा, 10 रुपए के बराबर होगा, ना कि जितनी पूरी कंपनी की लाइबिलिटी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। कॉमन सील, कंपनी के पास अपने सिग्नेचर करने का भी पावर होता है, जो स्टैंप के थ्रू करते हैं। कॉमन सील का मतलब उस कंपनी का क्या है, स्टैंप है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी अपने शेयर किसी को दे सकता है इजीली, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी कैन परचेज इट्स ऑन नेम, अपने नाम पे प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है, और कंपनी के पास कैपेसिटी है कि किसी के ऊपर केस कर सकता है। साहब ये 15 नंबर का, ये चैप्टर कितने नंबर का बताया था मैंने, 18 नंबर का। कितने चैप्टर है सर इसके अंदर, देख लेते हैं यूनिट में। कंपनी का मीनिंग एंड फीचर और कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ कंपनी। तो बात करें कंपनी का मीनिंग अभी पढ़ लिया और फीचर हमने पढ़ लिया। चैप्टर 1 जो है हमारा 90% खत्म हो गया। इसमें से 10 नंबर का सवाल मान के चलो, टर्म जो भी पेपर आएगा, आप 10 ईयर लोगे या पास्ट ईयर के पेपर को इवेल्युएट करोगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी और इसके फीचर, और जरूरी नहीं है यही आए, जो हमने ये देखा है ना पर्टिकुलर एक पॉइंट पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर कौन से एक पॉइंट के ऊपर, इन किसी पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी को डिफाइन करके वहां पे क्या एक्सप्लेन करना है हमें, इसके केस लॉज कौन से वाले, सालोमन वर्सेस। आर्टिफिशियल पर्सन, इसको भी पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। इन सभी के वैसे मैं नोट्स दे दूंगा जो कि आप पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। मेरा काम यहाँ पे पढ़ना नहीं रहेगा, बस मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, आपको याद होना चाहिए। 9 पॉइंट है और कोई बड़े पॉइंट नहीं, आपको वर्ड के हिसाब से ही आपको उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। दूसरा सर क्या डिट्टो याद करना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सेक्शन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्यूरेट आपको लिखना होगा। सर इसके बाद भी कुछ चैप्टर में पेंडिंग है क्या, जी हाँ, इसके बाद इस चैप्टर में पेंडिंग है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या होता है और उसकी लिफ्टिंग किस तरीके से होता है, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। बाकी जो आपकी क्लासेस जो आज आपके आज अकाउंट्स की होनी थी, ये अकाउंट्स की क्लासेस कब होगी सर, कल होगी ये अकाउंट्स की क्लासेस, सेम टाइम पे शाम को 7 बजे अकाउंट्स की क्लास को। आज थोड़ा सा जो कंटेंट था उस रेडी होने की ना वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको एक कंपनी लॉ का थोड़ा सा सिंपल सा पॉइंट बता दिया। ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहां पे बता रखा आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि पूछा जाएगा सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, उसके डेफिनेशन गिवन है। आ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, आपका कंसिक्वेंटली कंपनी कैन नॉट, आपका फॉल इल, बीमार नहीं पड़ सकता भाई, मर नहीं सकता भाई, डिक्लेयर एज अ इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया भी नहीं हो सकता, ये बातें बता दी। उसके बाद बोला कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कैसे है, बट इट इज नॉट फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस मतलब ऐसा मत बोल देना आर्टिफिशियल है तो फेक है, जैसे अगर मान लो आर्टिफिशियल है तो फेक नहीं है, ये एग्जिस्ट करेगा। अ कंपनी डज एग्जिस्ट बट ओनली फॉर द इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में रहेगा। इन अदर वर्ड्स द कंपनी एग्जिस्ट ओनली द आपका कंटम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब जब कानून तोड़ेगा ना वो तब होगा। हम कॉर्पोरेट विल के अंदर अच्छे से देखेंगे कि कॉर्पोरेट विल क्या है, और उसके अंदर देखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। इसके बाद क्या केस एक्सप्लेन कर दोगे, सालोमन वर्सेस सालोमन का, तो ये नोट्स दे देंगे। चैप्टर नंबर 1